नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में मैं लेकर आया हूं जीके और जीएस के 20 धुआंधार प्रश्न जो आपके रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी या स्टेट पुलिस सभी के लिए उपयोगी रहने वाला है। मैं वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा आज उस टॉपिक से रिलेटेड यदि जब एग्जाम से क्वेश्चन आ गया और आना ही आना है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं छाट कर लाया हूँ। जो यदि जब आप उस टॉपिक को पूरा देख लेते तो आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका जड़ जो थ्योरी होता है थ्योरी के साथ मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन कोटेशन है। आचार्य चाणक्य क्या है, और मैं आचार्य चाणक्य का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं इनके द्वारा जो है बार बार मोटिवेशन को चैनल पे डालते रहता हूँ और अपने भी प्रेरित होता हूँ। बोलते हैं कि कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है और कोयले की राख पर नहीं। मतलब आपके पर यदि जब कोई संदेह कर रहा है तो संदेह उसी पे किया जाता है जो कीमती वस्तु होता है, अर्थात जो जिसका वैल्यू कम हुआ, जिसका कोई लेवल नहीं है, जो समाज में नशेड़ी गंजेड़ी है, उस सब पे कभी भी शक नहीं किया जाएगा। जो लड़का जो है बढ़िया से इंसानियत से बैठ करके पढ़ रहा है बारीकी से, उसी पे शक किया जाएगा कि कुछ बोलता है नहीं केवल पढ़ता है। इस पे जो है कितना है कि ये ऐसा है वो ऐसा, उस पर अलग अलग तरह का जो है इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन जो लवारिस रहेगा, लफंगा रहेगा, उस सब पे कोई जो है शक का काम नहीं होता है। इनका कहने का अर्थ वही हुआ कि सोने की शुद्धता पर संदेह किया जाता है, मत संदेह किया जाता है, मतलब जो कीमती चीज है उसी पे संदेह होता है। जो कोयले की तरह राख है जिसका कोई पूछ नहीं है, जल कर बचा हुआ है, उस पर जो है कि संदेह नहीं होता है। सबसे पहले हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा महासागर एस आकार का है? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एस आकार का महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अब इतना ही नहीं, अब इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे अटलांटिक महासागर एस आकार का है। तो आप आ जाइए, यदि जब पूरा दुनिया के मैप देखेगा, पूरा दुनिया के समुद्र देखिएगा, संसार जल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बारीकी से एस आकार का आपको मिलेगा। तो इसी एस आकार का, तो एस आकार का कौन सा हमारा महासागर है? तो अटलांटिक ओशियन, अर्थात हमारा जो है अटलांटिक ओशियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अटलांटिक ओशियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अटलांटिक ओशियन यह एस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर है, अटलांटिक महासागर। जब पूरे वर्ल्ड के मैप देखेंगे तब, महासागर में जा करके देखेंगे तब थोड़ा झलकेगा। मतलब जब हम पूरे दुनिया का नक्शा देखेंगे तो उसमें ये एस अक्षर का दिखाई देगा। आर्कटिक महासागर, किबेरेंट सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क के जल मरुमध्य माध्यम से यह जुड़ा हुआ है। आर्कटिक और साउथर्न ओशियन से जुड़ा हुआ वो सब बताया गया इसमें। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको गर्त है। प्यूर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। सबसे गहरा महासागर का बिंदु प्रशांत महासागर है, जो यहाँ पैसिफिक ओशियन होता है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर का बिंदु इसी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? महिला के लिए, स्पेशल महिला के लिए कौन होता है? तो महिला के लिए आपका उबेर कप। उबेर कप बैडमिंटन का है जो महिला के लिए होता है। अब हम कुछ खेल के बारे में जान लेते हैं। रग्बी कप होता है, बेब एलिस कप, डर्बी कप, क्यूल्टर कप और गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी। ये किस खेल में मिलता है? तो रग्बी में मिलता है। ज्यादा पूछता है डर्बी कप और एलिस कप। क्रिकेट में मिलता है, जो जानबे करते होंगे, एसेज कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी फेमस है, विजडन ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब किसमें मिलता है? क्रिकेट खेल में मिलता है। बैडमिंटन में आपका मिलता है अग्रवाल कप, चड्डा कप, हरिल्ला कप, थॉमस कप। ये पूछता थॉमस कप पुरुषों के लिए, और यही आपका आंसर था उबेर कप। उबेर कप जो है केवल और केवल महिलाओं को दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। ये आपको खास पॉइंट है, याद रखना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में परिवर्तित किया? राजनीतिक कुंडली, नया क्वेश्चन आपको संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिलेगा। तो इसके है नया आंसर भी होगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कब थोड़ा सा हम लोग जो है संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प पे आधारित है। इसका मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मसौदा तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपनाया गया था संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके द्वारा।
केशवानंद भारती 1973 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को जो है अनुच्छेद 368 में रख करके इसको जो है चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, इसमें कोई संशोधन नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कर दिया है। प्रस्तावना के शब्दों का आप हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब फिर 42वें संशोधन जो हुआ था उस अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया और यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। पूछता 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो 44वां भी याद रखना है आपको। राष्ट्र की एकता और अखंडता का बदल दिया गया है, जी कि लोकतांत्रिक के भी जोड़ा गया। ये सब आपको पूरा टॉपिक मिलेगा देखने को। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन होगा? और कौन होगा? बिहार होगा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। सबसे अधिक केरल होगा आपका। साक्षरता दर 2011 के जान लेते। 2011 का जनगणना का मुख्य लक्ष्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। सबसे उच्चतम 2011 की जनगणना ये याद रखना आपको 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी और 16वीं जनगणना जो है 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के लेकर के डिले हो गया है और आशा है कि 2025 या 24 तक इसका फाइनल आंकड़ा आएगा। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार में है और यदि जब बिहार नहीं रहेगा तो आपका झारखंड आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उच्चतम साक्षरता दर केरल और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार हो जाएगा। और इसमें उच्चतम लिंगानुपात केरल का है, क्योंकि केरल में शिक्षित ज्यादा है, यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है हरियाणा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया? मूक नायक अखबार 1920 में जो है आपका भीमराव अंबेडकर जो है तैयार किए थे। महार जाति में जन्म लिए थे भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में आपको जो है डिटेल पढ़ना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग एग्जाम में आता है। ये भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनके और ऑप्शन के बारे में देख लेते। दादा भाई नौरोजी भारतीय अर्थशास्त्र के जनक थे। रस्तर गुफ्तर अखबार की शुरुआत दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले किए थे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आ गया भीमराव अंबेडकर द्वारा वो प्रश्न का ऑप्शन था। ये ध्यान यदि जवाब दीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन के बारे में मैं बता दिया हूँ, दादा भाई नौरोजी और ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे। अब आपका जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महार जाति में हुआ था। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। वो अपने जाति में पहला ऐसा व्यक्ति थे। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मूक नायक अखबार की शुरुआत अंबेडकर ने 1920 में की थी। मूक नायक कोहलीपुर के साहू के सहायता से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 1930 और 1932 के बीच आयोजित सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गोलमेज सम्मेलन में अपने दलितों के लिए जो है बहुत लड़ाई लड़े थे। एक गांधी जी में और इनमें जो है इसी बात को लेकर के टेंशन चलता था कि उनको अलग पृथक निर्वाचन मांगते थे। उन्होंने 1920 में भारत रत्न, मरणोपरांत उनको जो है 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर के उल्लेख कार्य है रिडल्स इन हिंदुइज्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द अनटचेबल। ये सारा पुस्तक, ये सभी पुस्तक जो आपका है भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। द अनटचेबल, द बुद्धा, पाकिस्तान और पार्टिसिपेशन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये सारे पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म के स्थापना महात्मा बुद्ध किए थे और महात्मा बुद्ध का ही कथन है कि संसार दुख से भरा हुआ है और दुख का कारण क्या है? इच्छा। जो भी व्यक्ति जो है इच्छा कुछ रखते हैं पाने का, उनको दुख आना ही आना है और दुख का कारण इच्छा बताया है और संसार दुख का भरा हुआ ये बताएं।
तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ हुआ बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म के बारे में जान लेते। पहली संगति, संगति को इसमें परिषद बताया गया। जब भगवान के मृत्यु हो गया था बुद्ध भगवान को 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुआ था, तो महाकश्यप राजा के समय राजगीर में हुआ था। पूछता पहली बहु संगति कहाँ हुई? राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई? तो चौथी आपका कश्मीर में हुई, कुंडल वन में, कालाशोक के समय हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु आपका जो है नागालैंड में होता है। बाकी सारा महोत्सव आपको याद रखना है कौन कौन राज्य में होता है। तो नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल होता है, महोत्सव होता है मोत्सु, हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव, सक्रिय महोत्सव और भी महोत्सव होता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, सॉन्ग महोत्सव, रेह महोत्सव। मिजोरम में आपका चपचार कूट, कूट कूट वाला लगभग भी आएगा, सब कूट कूट वाला है मिजोरम में। मेघालय में खासी महोत्सव, बंगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। और असम में आपका बिहू, बिहू तो आप जानते होंगे, बिहू, मौजली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबाची, अम्बुबासी कहीं देता कहीं अम्बुबाची देता है, सारा जो है असम में होता है। असम का यह महोत्सव है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो बाहरी कोर। पृथ्वी में 3 कोर होता है, आपको ध्यान रखना है, उसका मैं फिगर के द्वारा बता देता हूँ। ये होगा आपका आउटर कोर, और इसी आउटर कोर में जो है मैग्नेटिज्म फील्ड का पृथ्वी निर्माण करते हैं। अर्थ जो हमारा मैग्नेट जो है आउटर कोर से होता है, सेंटर में निकेल और लोहा होता है, इसी चलते इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और चुंबक का निर्माण हमेशा जो है आउटर कोर से करता है। अगला प्रश्न, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर कौन कौन हस्ताक्षर किए? 1916 में जो हस्ताक्षर हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है समझौता हुआ था। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, और इधर से ही बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की ओर गए होंगे, और दोनों में समझौता हुआ 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें जान लेते थोड़ा सा। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में आयोजित हुआ था, दोनों दलों के संयुक्त बैठक हुआ था, सारा आप पढ़ लीजिए। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। इस समझौता में कुछ आशा ऐसा जगह कि हिंदू और मुस्लिम जो है आजादी के लिए अंग्रेज से एक हो जाए, यही आशा देख करके जो है यह समझौता पर सिग्नेचर किया गया। परिषदों में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई गई, सारा जो है आपको ये स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, ये सब इंपोर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम आपका जो है केरल हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है, या कौन कौन शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी जो भारत में 8 गो शास्त्रीय नृत्य का मान्यता देता है। भारत और राज्य के 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे पहला भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में, सतत्रिया असम में, मणिपुर में, मोहिनी अट्टम केरल में। ये टोटल जो आपका जो है 8 गो जो शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार आपका जो है प्रदान करता है 86वां संविधान संशोधन। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया जाता है। ये देखते हैं 2002 में भारत संविधान में 86वां संशोधन लाया गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया, मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। संशोधन ने अनुच्छेद 21A में डाला, इसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क का प्रावधान किया। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया। इतना नहीं पूछता, ये पूछता है 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा करने का प्रदान किया गया सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य आपका हो जाएगा ये, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ। उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है, नहीं था उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार। कौन कहा है जो आप देखते हैं, इसमें जो है अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था।
राष्ट्रकूट वंश 755 से 975 तक चला। राष्ट्रकूट का राजा का प्रतीक था सुवर्ण का गरुड़। गरुड़ जो था राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग जिसमें आते हैं उनका जो है प्रतीक था क्या, गरुड़। अमोघ वर्ष प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश के महान शासक रहे। कदम वंश, कदम वंश के बारे में, सिंह कदम वंश का राजा प्रतीक था, मतलब कदम वंश के राजा का प्रतीक था सिंह, और राष्ट्रकूट वंश का था गरुड़, और चोल वंश का था बाघ। और चोलों के समय ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, चोलों के समय जो है भारतीय नौसेना दुनिया में सबसे प्रमुख नंबर 1 था, और कई बार श्रीलंका को इन्होंने फतेह हासिल किया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो फिर पूर्वी बिंदु आपका की बिथु हो जाएगा। यदि जब मुख्य पूर्वी बिंदु की बिथु है, यदि जब आपका मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब कन्याकुमारी रहेगा। भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा कौल जो पहाड़ पे है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिण बिंदु, मुख्य बिंदु का नहीं, आइलैंड पे जाकर के है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। इसमें दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो सबसे पूर्वी बिंदु की बिथु ही होगा। की बिथु अरुणाचल प्रदेश राज्य का अंजाव जिले में एक कस्बा है, यह एलएसी पर स्थित है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिम राज्य और वहां धुआंधार मोटा भारत का पश्चिमी बिंदु है। बाकी आपका सारा चीज इसमें दिया हुआ। कन्याकुमारी मुख्य भूमि के, अभी हम बताए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी शहर है या फिर दक्षिणी बिंदु उसको मान सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका सजीव, जीव और भौतिक कारक दोनों आता है। तो देखते पारिस्थितिकी तंत्र में आता है प्रोड्यूसर, या बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक को खाता है कीट, प्राइमरी हुआ ये प्राथमिक पोषी स्तर बोल सकते, ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब फ्रोग हुआ, मतलब कीट को फ्रोग खाता, फ्रोग को स्नेक खाता, फिर स्नेक को गरुड़, ये हुआ फाइनल कंज्यूमर, ये हुआ आपका फाइनल कंज्यूमर। तो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कंज्यूमर चेंज होते रहता है, लेकिन ये होता है उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है, अब मेन जो होता है ये होता है फंगी जो है इसको भी खत्म कर देता है। तो फाइनल ऐसे कंज्यूमर जो है गिद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है गोपी चंद थोटाकुरा। गोपी चंद थोटाकुरा जो है इसका आंसर रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2024 में, यह सारा करंट का क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम स्वराज का पूर्ण रूप क्या था? तो पीएम स्वराज का अर्थ था प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ये आपका करंट का क्वेश्चन देखने को मिला, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार, ये पीएम स्वराज का 2024 का लक्ष्य था। इसमें उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें उसका पूरा डिटेल दिया हुआ। तो इसका अर्थ रखा गया वंचितों को वरीयता, इसका जो लोगो रखा गया था, जो वंचित है उसे वरीयता। वरीयता का मतलब हुआ पहले, जो वंचित है रोजगार के लिए उनको जो है सबसे पहले रखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, जब बढ़ते अभ्यास डस्टलिक 5वें संस्करण में भारतीय सेना का कौन सा टुकड़ी भाग लिया, मतलब कौन रेजिमेंट भाग लिया? तो डस्टलिक में जाट रेजिमेंट भाग लिया था। और किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ था खर्गिस्तान, दिया हुआ नहीं है पीडीएफ, ये जो हुआ था खर्गिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और खर्गिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक, मतलब ग्रह भी रहेगा और ग्रह बनाम प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक से ग्रह को कितना नुकसान हो रहा है, ये इसका जो है विषय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? मिलान सही नहीं है ये ध्यान देना है। टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं, टमाटर में आपका जो है फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल, ये सही है। अंगूर में टॉर्ट्रिक अम्ल, ये सही है। बासी मक्खन में उपस्थित ब्यूटरिक अम्ल, ये भी सही है। तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। टमाटर में आपका जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बाकी और अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल के बारे में, सिरका में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, बासी मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल, बिच्छू के डंक में